हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो आपके कृषि पर्यवेक्षक का जो अगला जो बिंदु है, इससे पहले हमने वर्ण विचार देख लिए थे। अगला जो बिंदु है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है संधि। संधि और संधि विच्छेद। इस बिंदु से आप मान के चलना कि आपके जो है कम से कम भी जो आएंगे, कम से कम भी जो है 3 प्रश्न इस बिंदु में से आएंगे आपके। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संधि और संधि विच्छेद दो अलग अलग प्रकरण है। तो हम सबसे पहले देखेंगे संधि होती क्या है और विच्छेद का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आपका जो पाठ्यक्रम है उसको आपको बहुत ही बेहतर तरीके से अध्ययन करना है कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे इससे पहले जो 3 घंटे की जो क्लास हुई उसमें हमने वर्ण विचार के बारे में सामान्य जानकारियां देखी थी। इसके बाद जो अपना बिंदु है वो है संधि। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संधि है, जो शब्द है, वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो हम पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे। तो जो संधि हमारी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, वो जो संधि जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। क्योंकि जो संस्कृत भाषा थी उसी से क्या है, हमने देखा था कि जो प्राचीन समय में सबसे पहले कौन सी भाषा का उद्भव हुआ था, वो हुआ था वैदिक संस्कृत का, जिसमें वेद और पुराण लिखे गए थे। उसके बाद जो हम देखेंगे लौकिक संस्कृत, उसमें अंदर जो है रामायण और महाभारत लिखे गए थे। उस भाषा का फिर लौकिक संस्कृत भाषा का फिर थोड़ा और सरलीकृत रूप हुआ, जिसके अंदर उसके बाद जो है पाली भाषा का उद्गम हुआ, जिसके अंदर बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद जो आएगा प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा निकली और अपभ्रंश से अवठ भाषा निकली। और अपभ्रंश भाषा के 5 भेद हमने देखे थे। 5 भेद में से शोर से नहीं, अपभ्रंश से क्या निकली थी? खड़ी बोली निकली थी। और उसके बाद उस खड़ी बोली से हम वर्तमान में कौन सी भाषा से वार्तालाप करते हैं, वो होती है हिंदी भाषा। तो आपको ध्यान रखना है कि शोर से नहीं, अपभ्रंश से क्या हो गया? हिंदी भाषा का उद्भव हुआ था। तो वो जो संधि जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। हिंदी की अगर आपसे जननी पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे संस्कृत भाषा करनी है। तो आप ध्यान रखेंगे संधि जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा। क्योंकि संस्कृत भाषा में संधि जो प्रकरण जो है संस्कृत भाषा से, उसी को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने हिंदी भाषा में उसको स्वीकार कर लिया। क्योंकि हिंदी में आप देखेंगे कि जो स्वर की जो संख्या है वो कितनी है? यहाँ पे 11 है। और संस्कृत में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है। और अंग्रेजी में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। और अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो आप देखें कि हम यहाँ पे हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मतलब संस्कृत में नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखना है कि हिंदी की जननी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सी भाषा होगी? यहाँ पे हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा है। तो जो संधि शब्द है वो भी कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। फिर आप देखेंगे कि जो संधि शब्द का जो है, संधि शब्द का संधि विच्छेद, संधि जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप इसमें देखेंगे कि सम प्लस धा इसमें धातु है और ई इसमें क्या है? ई क्या है इसमें? ई क्या है इसमें? प्रत्यय है। तो सम क्या है इसमें? उपसर्ग है। और धा क्या है इसमें? धातु है। और ई क्या है इसमें? प्रत्यय है। तो आप देखेंगे कि जो संधि अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको ये भी जानकारी दे दूं कि संधि को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 50% उपसर्ग भी इसी के अंदर, संधि के अंदर ही आपके प्रयोग में लिए जाएंगे। तो उपसर्ग का पार्ट भी आपका 50% है, वहाँ पर ही क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा इसके अंदर, तो 30% प्रत्यय का प्रयोग भी हम संधि के अंदर देख लेंगे। और समास भी अपन को संधि के अंदर 50% समास जो है वो भी अपन को कहाँ मिल जाएंगे? संधि में मिल जाएंगे। तो संधि जो शब्द है ये बहुत ही विस्तृत और व्यापक शब्द है। व्याकरण के अंदर जो 4 व्याकरण की जो कोटियाँ निर्धारित की गई हैं
उसके अंदर सबसे पहला कौन सा है, संधि है, फिर उसके अंदर उपसर्ग है, फिर प्रत्यय है, फिर समास है। इन चारों से ही क्या होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है। फिर आप ये देखेंगे कि जो सम धातु है उसके अंदर सम उपसर्ग है, धा इसमें धातु और ई क्या है, इसमें प्रत्यय है। तो इससे शब्द क्या बन गया, इन दोनों को जब हम अगर जोड़ते हैं तो जब भी कोई प्रत्यय जो होता है, अगर कोई स्वर से शुरू होने वाला प्रत्यय अगर जुड़ता है तो वो अंतिम वर्ण की जो मात्रा होती है उसको हटा करके स्वयं की मात्रा क्या कर देता है, वहाँ पे जोड़ देता है। तो ई की मात्रा आ की मात्रा हट जाएगी और ई की मात्रा इसमें धी में जुड़ जाएगी। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, सम धन धी। और इसके अंदर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि है। इस शब्द में कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। तो आप देखेंगे कि अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि संधि जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है संस्कृत भाषा का शब्द है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद सम प्लस धी होगा। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि संधि शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो सम आपको उपसर्ग बताना है और धी क्या बताना है, इसके अंदर धा इसके अंदर धातु और ई क्या है, इसके अंदर प्रत्यय है। लेकिन ज़्यादातर ये सम आपको किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो सम प्लस धी इसका आपको मिलेगा। सम प्लस धी के अंदर आपसे संधि पूछ ली जाए कि संधि शब्द में ही कौन सी संधि है, तो आपको क्या बताना होगा, यहाँ पे व्यंजन संधि बताना होगा। फिर हम देखते हैं कि जो संधि शब्द है इसका अर्थ क्या है, संधि शब्द का अर्थ क्या है। तो संधि शब्द का जो अर्थ है वो है मेल, मित्रता या जोड़। आप देखेंगे संधि जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, संधि शब्द है इसका अर्थ क्या होगा, मेल, मित्रता या जोड़ होगा। यानी कि हम संधि में हम ये देखते हैं कि संधि में दो वर्णों में क्या होगा, विकार उत्पन्न होना संधि की क्या होती है, प्राथमिक शर्त होती है। तो संधि शब्द का अर्थ क्या होगा, मेल, मित्रता या जोड़ होता है। फिर आप देखें जैसे सम प्लस धी, सम का अर्थ होता है निकट या पास में, और धी का अर्थ होता है बैठाना। कि दो वर्णों को हम क्या करेंगे, बहुत ही निकट या पास में बैठा करके एक उससे एक नए वर्ण का क्या करेंगे, यहाँ पे निर्माण करेंगे। तो आप देखेंगे कि संधि के अंदर क्या होता है, संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। देखना कि संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में क्या होगा, यहाँ पे वर्ण विकार उत्पन्न होगा। प्रथम वर्ण में वर्ण विकार, वर्ण विकार का अर्थ होता है बदलाव। तो संधि की प्राथमिक शर्त, जो महत्वपूर्ण शर्त है वो यही है कि संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में क्या होगा, वर्ण विकार उत्पन्न होगा। उससे क्या होगा कि नए वर्ण का निर्माण होगा, या तो दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा या पूर्ववर्ती वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें कि परिवर्तन कहाँ होगा, परिवर्तन होगा या तो दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा, दोनों वर्णों में परिवर्तन होगा, या फिर पूर्ववर्ती वर्ण में परिवर्तन होगा, पूर्ववर्ती वर्ण में परिवर्तन
होगा। क्या होगा? अब देखेंगे कैसे होगा। इसमें दो तरीके से परिवर्तन होगा। कैसे होगा देखना। जैसे हम लिख रहे हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हम उदाहरण से समझेंगे और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। अब एक उदाहरण से हम इसका समझते हैं कि कैसे होता है। जैसे एक शब्द हम लिखते हैं यहाँ पे मुक्ताधन अवली, ये हमने एक शब्द लिया। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पे ता है। क्या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पे ता है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? यहाँ पे ए है। इन दोनों में क्या, जब हम इन दोनों का वर्ण विकार ध्वनियों को जब हम मिलाएंगे इनको, तो इसमें एक वर्ण विकार उत्पन्न होगा। जैसे ता और ए को मिला करके हम क्या बन जाएगा यहाँ पे आ बनेगा। कैसे बनेगा कि ता इसमें जो है आ की ध्वनि है और यहाँ पे क्या है? ए है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। क्या बनेगा? आ बनेगा। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ गया? यहाँ पे ता आ गया। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ गया? यहाँ पे ए आ गया। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो मैंने ऊपर क्या लिखा कि दोनों वर्णों में परिवर्तन होगा। या तो दोनों वर्ण बदल जाएंगे या क्या लिखा, पूर्ववर्ती वर्ण में परिवर्तन होगा। पूर्ववर्ती वर्ण किसको कहेंगे? ता को कहेंगे। तो ए भी किस में जुड़ जाएगा? ता में जुड़ जाएगा। और ता तो पहले से ता है तो इसमें ए जुड़ जाएगा, तो भी ये यहाँ क्या हो जाएगा? ता में परिवर्तन हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पे मुक्तावली बन जाएगा। शब्द क्या बनेगा? यहाँ पे मुक्तावली बन जाएगा। तो आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि कुछ लोग अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मुक्तावली शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको मुक्ता धन अवली करना। अगर मुक्त धन अवली कर दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दोनों शब्दों का क्या होना चाहिए? यहाँ पे अर्थ निकलना चाहिए। दोनों शब्दों का अर्थ ये है यहाँ पे कि मुक्ता का अर्थ होता है मोती और अवली का अर्थ होता है पंक्ति। मुक्ता का अर्थ क्या है? यहाँ पे मोती और अवली का अर्थ क्या है? यहाँ पे पंक्ति। तो मोतियों की जो पंक्ति होगी उसको लिए क्या शब्द आएगा? मुक्तावली। यानी जो माला, मोतियों की माला होती है उसके लिए क्या शब्द आता है? मुक्तावली शब्द आता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे मुक्त अगर कर देंगे तो मुक्त का अर्थ क्या होता है? वो चीज़ें अलग अलग हो जाती है। और अवली यानी पंक्ति में कोई चीज़ मुक्त नहीं हो सकती, वो इसलिए वो पंक्ति कहलाएगी नहीं। तो आपको क्या करना है कि मुक्ता धन अवली करना है। उस शब्द क्या बन गया? यहाँ पे मुक्तावली शब्द बन गया। ठीक है। तो ये हमने देखा कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या था और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या था। इन दोनों में परिवर्तन होगा तो पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों वर्णों में परिवर्तन होगा। इसका भी हम उदाहरण देखते हैं। अभी इसका उदाहरण हम व्यंजन संधि के उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे एक शब्द हमने लिया दिक्धन अंबर, ये एक शब्द लिया हमने। अब जैसे हमने देखा कि पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में परिवर्तन होगा तो उसका तो हमने मुक्तावली वाला उदाहरण देख लिया। अब आप देखेंगे दिक्धन अंबर, तो दिकंबर देखना कि ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? यहाँ पे क है। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? यहाँ पे ए है। तो क है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अगर क आधा है तो ग भी कैसा आएगा? यहाँ पे आधा ही आएगा। और अब इसमें क्या है? ए जोड़ देंगे तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो ग कैसा बन जाएगा? पूरा बन जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा? दिगंबर। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ए के ऊपर जो अनुस्वार लगा है, ए के ऊपर जो अनुस्वार लगा वो किस पे आ जाएगा? ग पे आ जाएगा, क्योंकि ए का अनुस्वार किस में आ जाएगा? ग पे आ जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा? दिगंबर बन जाएगा। तो संधि में दो तरीके से परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होगा? या तो दोनों वर्णों के परिवर्तन, दोनों वर्णों से क्या हो जाएगा? एक नए वर्ण का निर्माण हो जाएगा। जैसे क किस में बदल गया? ग में बदल गया, तो एक नए वर्ण का निर्माण हो गया। इससे पहले हमने मुक्तावली देखा था, तो मुक्तावली में देखा कि पूर्ववर्ती वर्ण की मात्रा में क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए अगर वहाँ पे ता था तो ए और ए मिल के क्या बना गए? वहाँ पे आ बना गए। तो संधि में हम ये देखते हैं कि उसमें वर्ण विकार उत्पन्न होना संधि की प्राथमिक शर्त है। तो संधि की प्राथमिक शर्त क्या है? संधि की प्राथमिक शर्त क्या है? यहाँ पे संधि में वर्ण विकार उत्पन्न होना
संधि की प्राथमिक शर्त है। अगर संधि में किसी तरह का कोई वर्ण विकार उत्पन्न नहीं होता तो वहाँ पर संधि नहीं होगी। अगला देखना, इसमें एक हम देखते हैं ये कि अगर संधि में किसी तरह का कोई वर्ण विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वहाँ पर संधि नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगा, संयोग होगा। देखना, अगर संधि में कोई वर्ण विकार उत्पन्न नहीं होता तो वहाँ संधि न होकर के क्या होगा, संधि न होकर संयोग होगा, संयोग होगा। जैसे हम इसके भी उदाहरण देखते हैं, क्योंकि संधि की प्राथमिक शर्त हमने क्या बताई थी कि संधि में वर्ण विकार उत्पन्न होना संधि की प्राथमिक शर्त है। अगर किसी शब्द, दो शब्दों को हम अगर जोड़ते हैं या दो ध्वनियों को हम जोड़ते हैं तो उसमें अगर किसी तीसरे वर्ण का या प्रथम वर्ण की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वहाँ पर संधि न होकर के क्या होगा, संयोग होगा। जैसे एक शब्द मैं लिखती हूँ, जैसे मैंने शब्द लिखा तुलसीधन कृत। अगर हम दो पदों को, क्योंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण, इनको अगर हम जोड़ते हैं और उससे कोई नए वर्ण विकार उत्पन्न नहीं होता तो वहाँ पर संधि न होकर के क्या होगा, वहाँ पे संयोग होगा। तो इस शब्द का देखना, अब अगर इन दोनों पदों को हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनेगा, तुलसी कृत बनेगा। तो देखना आप कि तुलसीकृत जो शब्द बन रहा है उसमें किसी तरह का हम दोनों ने जोड़ दिया तो श और क में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका अर्थ होता है कि यहाँ पे संधि न होकर के क्या है, संयोग है। और इसी तुलसीकृत शब्द में क्या है, यहाँ पे समास है। क्या है, समास है। तो संधि और समास में यही अंतर होता है कि संधि में वर्ण विकार उत्पन्न होना संधि की प्राथमिक शर्त है और समास के अंदर किसी दो पदों को जब हम जोड़ते हैं तो पद क्या हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। उसमें किसी तरह का कोई वर्ण विकार या किसी तरह का कोई परिवर्तन होना समास की कोई प्राथमिक शर्त नहीं है। तो मैं भी आपको बता दूं कि संधि और समास में जो मुख्य जो अंतर है वो यही है कि संधि में वर्ण विकार उत्पन्न होता है, समास में किसी तरह का कोई वर्ण विकार उत्पन्न नहीं होता। दोनों में क्या होता है, दो पदों का योग भी होता है। तो संधि में तो वर्ण विकार उत्पन्न हो जाएगा और समास में क्या हो जाएगा, दो पदों का योग हो जाएगा। इसलिए समास और संधि में मुख्य जो अंतर है वो यही है कि समास में किसी तरह का कोई वर्ण विकार उत्पन्न नहीं होगा, जबकि संधि में वर्ण विकार उत्पन्न होना संधि की प्राथमिक शर्त है। तो जैसे तुलसीकृत शब्द को हम देखते हैं, जैसे दूध वाला, अगर इन दोनों पदों को हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनेगा, दूध वाला। फिर हम जोड़ते हैं पान वाला, इन दोनों पदों को हम अगर जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा, पान वाला। तो हमने देख रहे हैं इन शब्दों में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए इन शब्दों में क्या है, संधि न होकर के क्या है, इनमें समास है। तो संधि का हमने देखा कि संधि जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, सम प्लस धी होगा। सम का अर्थ जो होगा कि नज़दीक या पास में बैठना, और धी का अर्थ होता है बैठाना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संधि शब्द का अर्थ क्या है, तो संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो मेल, मित्रता या जोड़ होता है। संधि शब्द में आपसे पूछ लिया जाए कि संधि शब्द में संधि कौन सी है, तो आपको बताना है इसमें व्यंजन संधि है। फिर आप देखेंगे कि संधि की प्राथमिक शर्त क्या होती है। संधि की जो प्राथमिक शर्त है वो ये है कि इसमें दो वर्णों को योग से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है वो संधि की क्या होती है, प्राथमिक शर्त होती है। उस शर्त के अनुसार जो निष्कर्ष निकलता है, या तो दोनों वर्णों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, या पूर्ववर्त की वर्ण की मात्रा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। फिर हमने देखा कि संधि कहाँ पर नहीं होती, कि संधि अगर दोनों शब्दों को हम जोड़ते हैं या दो पदों को हम मिलाते हैं
तो अगर उसमें किसी तरह का कोई वर्ण विकार उत्पन्न नहीं होता तो वहाँ पर संधि न होकर के क्या होगा, वहाँ पे समास हो जाता है। तो ध्यान रखना है, संधि और समास का जो मुख्य अंतर है वो भी यही है कि संधि में क्या होगा, वर्ण विकार उत्पन्न होता है और समास में किसी तरह का कोई वर्ण विकार उत्पन्न नहीं होता। वहाँ दो पदों को हम योग करते हैं, योग करने से जो एक नए संक्षिप्त पद का वहाँ पे निर्माण हो जाता है, तो वहाँ पर संधि न होकर के वहाँ पे क्या होता है, समास होता है। तो ये थी संधि के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम ये देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है और इसमें कितना विभाजन किया जाता है और कैसे कैसे इसका हम विभाजन करते हैं। अगला देखना, संधि के प्रकार। तीन होते हैं। संधि के प्रकार कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विभाजन में हमने देखा था कि वर्णों को हमने दो भागों में विभाजित किया था, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। लेकिन संधि को क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए हम तीसरा जो है इसमें विसर्ग संधि को भी इसमें सम्मिलित करते हैं। तो संधि के जो तीन प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? स्वर संधि, स्वर संधि। नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ दो स्वरों का मेल होगा वहाँ पे एक नए स्वर का निर्माण होगा, वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पे स्वर संधि होगी। तो ध्यान रखना कि स्वर संधि में जो है वो जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, स्वर और स्वर मिलने से जो निर्माण होगा वो कौन सी संधि का होगा, स्वर संधि में होगा। फिर आप देखेंगे कि व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में कई तरह के शब्दों का निर्माण होता है। आप देखेंगे कि स्वर के साथ में प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो स्वर भी हो सकता है, लेकिन द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या होगा, यहाँ पे व्यंजन होगा। फिर एक तरीके से ऐसे शब्दों का निर्माण होगा। फिर दूसरी तरीके से प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होगा, यहाँ पे व्यंजन हो सकता है, और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे स्वर हो सकता है। तो देखेंगे कि पहला प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है, स्वर हो सकता है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन हो सकता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, यहाँ पे कोई स्वर हो सकता है। या फिर दोनों पदों में, यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण वो भी कोई व्यंजन हो सकता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा वो भी कोई व्यंजन हो सकता है। तो ध्यान रखना कि दोनों में यहाँ पे ये व्यंजन भी हो सकता है और ये भी व्यंजन हो सकता है। तो तीन तरीके से हम व्यंजन संधि में उदाहरण देखेंगे, तीन तरीके से नए शब्दों का इसमें क्या होगा, निर्माण होगा। फिर हम तीसरा इसमें देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि में हम देखेंगे दो तरीके से नए शब्दों का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा। कैसे होगा, विसर्ग के साथ में क्या आएगा, विसर्ग के साथ में स्वर भी आ सकता है, यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, यहाँ पे विसर्ग ही होगा। ऐसा नहीं कि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण विसर्ग हो जाएगा, नहीं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, यहाँ पे विसर्ग होगा। फिर आप देखेंगे विसर्ग के साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे स्वर आ रहा है तो भी विसर्ग संधि होगी। अगर व्यंजन आ रहा है तो भी क्या होगी, यहाँ पे व्यंजन आ रहा है तो भी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे विसर्ग संधि ही होगी। तो व्यंजन विसर्ग संधि में दो तरीके से शब्दों का निर्माण होता है और व्यंजन संधि में आप देखेंगे तीन तरीके से शब्दों का निर्माण होता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो सकता है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होगा, व्यंजन हो सकता है। फिर आप देखेंगे कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो कोई व्यंजन हो सकता है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या होगा, यहाँ पे स्वर हो सकता है, या फिर दोनों शब्द जो होंगे वो कैसे हो सकते हैं, व्यंजन या व्यंजन हो सकते हैं। स्वर संधि में आप देखेंगे कि स्वर के साथ में द्वितीय भी कैसा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आएगा, ये सिर्फ मात्रा के रूप में आएगा, पूर्ण स्वर नहीं आएगा। कैसे आएगा, मात्रा के रूप में आएगा। और दूसरा शब्द कैसे आएगा, पूर्ण मात्रा यानी पूर्ण मूल स्वर आएगा, यानी कोई भी स्वर आ सकता है, उससे क्या बनेगा, स्वर संधि के उदाहरण बनेंगे। ये था संधि का एक सामान्य प्रारूप। संधि के तीन भेद हमने देखे, कौन कौन से देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अगला जो हम देखेंगे कि स्वर संधि के भी उपभेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि के उपभेद, स्वर संधि के भी 5 उपभेद होंगे। कितने उपभेद होंगे, 5 उपभेद होंगे। कौन कौन से होंगे वो देखना। पहला हम देखेंगे यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि।
तो आपको ध्यान रखना है कि हम एक एक को वहाँ पे आगे चल करके, यहाँ पे सिर्फ इसका एक प्रारूप यानी खाका तैयार किया जा रहा है, एक एक का हम गहनता से अध्ययन करेंगे, कम से कम भी 1000 उदाहरण हम संधि के हम देख लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ हमने जब वर्ण विचार पढ़े थे तो हमने हर्ष व स्वर के 2 भागों में विभाजन किया था कि हर्ष व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो हर्ष व स्वर की संख्या मैंने 4 बताई थी, कौन कौन से, ए, ई, उ और री बताई थी। और दीर्घ स्वर में हमने 7 देखे थे, कौन कौन से, दीर्घ आ, ई, दीर्घ उ और ए, ऐ, ओ और औ, ये हमने 7 देखे थे। फिर इसमें भी हमने विभाजन किया था सजातीय और विजातीय का। सजातीय का अर्थ होता है एक ही जाति के स्वर, यानी कि ए, आ, ई, उ, ये क्या है, जो 6 हैं ये क्या है, सजातीय स्वर है। विजातीय के अंदर आप देखेंगे ए, ऐ, ओ और औ। तो आप देखेंगे कि ए का निर्माण किससे होता है, ऐ का निर्माण किससे होता है, ओ का निर्माण किससे होता है, औ का निर्माण किससे होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। फिर हमने देखा था कि संधि का जो भाग है, मतलब एक खाका जो था वो वर्ण विचार से ही शुरू हो जाता है। तो अगर आपको वर्ण विचार अच्छे से नहीं आते तो आप संधि पे आगे दिक्कत आ जाती है कि गुण संधि में कौन सा होता है, वृद्धि में कौन सा होता है और यण में कौन सा होता है और अयादि में कौन सा होता है। तो दीर्घ स्वर में हम देखेंगे कि ए और आ के साथ में अगर ए या आ जाए तो क्या बनेगा, दीर्घ आ का निर्माण होता है। तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा, यानी कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। और बनेगा क्या, अंतिम निष्कर्ष किसके रूप में निकल रहा है, दीर्घ आ के रूप में उसका निर्माण हो रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि ई और ई के साथ में अगर ई या ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी, इनको ह्रस्व ई बोलते हैं, इसको दीर्घ ई बोलते हैं, इसको ह्रस्व ई बोलते हैं, इसको भी दीर्घ ई बोलते हैं। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में दोनों में से कोई भी आ सकता है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में भी इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। निर्माण किसका होगा, इसमें ध्यान रखना कि दीर्घ ई ही बनेगी, छोटी ई नहीं बनेगी। दीर्घ का अर्थ होता है जिनके उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहा जाता है। फिर तीसरा इसमें बनेगा उ के साथ में क्या आ जाए, उ या उ आ जाए तो क्या बनेगा, दीर्घ उ का निर्माण होगा। तो आप देखें कि दीर्घ स्वर संधि में 3 तरीके से हमने शब्दों का निर्माण देखेंगे कि 3 तरीके से शब्दों का क्या हो रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अंतिम निष्कर्ष किसके रूप में निकल रहा है, दीर्घ आ के रूप में निकल रहा है, दीर्घ ई के रूप में निकल रहा है और दीर्घ उ के रूप में निकल रहा है। तो यहाँ पे चाहे छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो भी बदलेगी किस में, दीर्घ ई में बदलेगी। यहाँ पे से छोटा उ आए या इसमें भी छोटा उ आ सकता, बनेगा किस में, दीर्घ उ में। या फिर ए और आ में भी आप देखेंगे छोटा या बड़ा कोई सा भी आए तो वो बनेगा किस में, दीर्घ आ में बनेगा। इससे पहले हमने वर्ण विचार में देखा था कि जो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, लेकिन हमने एक चीज़ और भी देखी कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, वहाँ पे 10 होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की मात्रा क्यों नहीं होती, ए क्या होता है, उदासीन होता है, उसकी कोई मात्रा गिनी नहीं जाती, इसलिए स्वरों की जो संख्या वो कितनी होगी, 11 होगी, लेकिन जो मात्राओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना। और किस वर्ण की मात्रा नहीं गिनी जाएगी, कि कौन से स्वर की, ए की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि ए क्या होता है, उदासीन होता है। तो ध्यान रखना कि दीर्घ स्वर में हम देखेंगे 3 तरीके से क्या होगा, नए शब्दों का निर्माण होगा। फिर हम अगले चलते हैं, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। अब आप देखेंगे कि गुण स्वर संधि क्या होती है। गुण स्वर संधि में भी हमने किस तरीके से 3 तरीके से शब्दों का इसमें निर्माण होगा। हम एक एक की परिभाषा भी लिखेंगे और एक एक उदाहरण, यहाँ पे सिर्फ हम एक बाहरी रूप से खाका तैयार करें। तो दीर्घ स्वर संधि में आप देखेंगे कि ए या आ के साथ में अगर ई या ई आ जाए तो किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। ध्यान रखना कि ये जो है संधि है, इसमें दीर्घ गुण स्वर संधि में क्या बनेगा, ए बनेगा और ओ बनेगा और अर बनेगा। अब आप देखें कि ए और आ के साथ में ए और आ के साथ में, यानी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें ए और आ के सिर्फ कैसे आएंगे, सिर्फ मात्रा के रूप में आएंगे। द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में अगर उ और उ आ जाए तो बदलेगा किसमें, ओ में बदलेगा। तो फिर आप देखेंगे कि ए और आ के साथ में री आ जाए, री, क्योंकि हिंदी में जो है लघु ई का ही प्रयोग किया जाता है। ये जो री है, दीर्घ ई,
ये संस्कृत भाषा में चलती है। कौन सी भाषा में चलती है? संस्कृत भाषा में चलती है। हिंदी में इसके उदाहरण नहीं मिलते। तो ध्यान रखना कि छोटी ई री आ जाए तो ये बदलेगा किस में? अर में बदलेगा। किस में बदलेगा? अर में बदलेगा। तो ध्यान रखना है आपको कि ए और आ के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पे री आ रही है तो किस में बदलेगा? अर में बदलेगा। इससे पहले हमने थोड़ा सा आपको जब वर्ण विचार पढ़ाया था तो आपको बता दूं कि हमने देखा था कि ए और आ के साथ में ई या ई आ जाए तो क्या बनाया था हमने? ए बनाया था। ए और आ के साथ में अगर क्या आ जाए? ए या आई आ जाए तो किस में बदलेगा? आई में बदलेगा। ए और आ के साथ में ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ए या आ के साथ में ओ या औ आए तो क्या बनेगा? औ बनेगा। तो ये ध्यान रखना था। ये हमने वर्ण विचार में देख लिए थे कि तो इसमें इसका और इसका संबंध तो किस कौन सी संधि से हो गया? गुण स्वर संधि से। और ऐ और औ का संबंध किससे हो गया? वृद्धि संधि से हो गया। कौन सी संधि से? वृद्धि संधि से हो गया। इसलिए वर्ण विचार इसलिए पढ़ाए थे कि आपको आगे जाकर के किसी तरह का कि संधि में जो हम वृद्धि और गुण संधि में कई बार क्या है, इन दोनों में बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इनमें अंतर नहीं कर पाता। तो ध्यान रखना है ए और ओ किस में बनेंगे? गुण में बनेंगे। और ऐ और औ किस में बनेंगे? वृद्धि में बनेंगे। ये भी ध्यान रखना है। ए की मात्रा जब हम स्वर के साथ में जोड़ते हैं तो इसको एक मात्रा के रूप में जोड़ते हैं। जैसे इसको हम कै के साथ में जोड़ते हैं तो इसकी जो मात्रा होगी वो ऐसे लिखी जाएगी। फिर अगर हम ऐ को कै के साथ में जोड़ते हैं तो इसकी हम दो मात्राएं गिनते हैं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको, मतलब जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपको लगा कि इसमें ए आएगा या ऐ आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी हम एक व्यंजन के साथ में जोड़ते हैं तो एक मात्रा गिनते हैं और ऐ की हम एक मात्रा दिखती है, लेकिन जब हम व्यंजन के साथ में इसको जोड़ते हैं तो इसकी हम दो मात्राएं गिनते हैं। तो ये हो गया गुण स्वर संधि का। फिर हम चलते हैं वृद्धि स्वर संधि। तीसरा जो है वृद्धि स्वर संधि। अब आप इसमें देखेंगे कि हमने देख लिया दीर्घ में हमने तीन तरीके से शब्दों का निर्माण होगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। फिर हमने गुण में देखा कि गुण में भी तीन तरीके से शब्दों का निर्माण होगा, ए का, ओ का और अर का। इसी तरह का वृद्धि जो स्वर संधि, इसमें दो तरीके से नए शब्दों का निर्माण होगा। कैसे? ए और आ के साथ में क्या आ जाए? ए और आ के साथ में क्या आ जाए? यहाँ पे ऊ और ऐ बनेगा। ए और आ के साथ में अगर ओ या औ आए तो औ का निर्माण होगा। तो इस संधि में हम देखेंगे दो तरीके से नए शब्दों का निर्माण होगा। कैसे? ध्यान रखना कि ऐ और औ का जो शब्दों होंगे वो कौन सी संधि के उदाहरण होंगे? वृद्धि स्वर संधि के होंगे। इसके बाद हम ये तीसरी थी। फिर इसमें जो चौथी है वो है यण स्वर संधि। यण संधि। जब हमने वर्ण विभाजन देखा था तो हमने जो वर्णों का विभाजन किया था वो 5 तरीके से किया था। कैसे? पै वर्ग तक तो होंगे, पंचम वर्ग कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने अंतस्थ स्वर देखे थे। अंतस्थ स्वरों की संख्या कितनी थी? हमारी 4 थी। कौन कौन से थे? ये, र, ल और व थे। तो आपको ध्यान रखना कि उस टाइम एक शब्द लिखवाया था कि अंतस्थ स्वरों को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसलिए इनको जो अंतस्थ यण संधि के अंदर है जो कौन कौन से वर्णों का निर्माण होगा इसमें? ये, व, र और ल। इन 4 वर्णों का जो शब्द होंगे वो कौन सी संधि के उदाहरण होंगे? यण स्वर संधि के होंगे। तो आप देखेंगे कि ई और ई के साथ में कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर का अर्थ है यहाँ पे कि ई और ई नहीं आएगा, क्योंकि अगर ई और ई आ जाए, द्वितीय शब्द में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आएगा? यहाँ पे ई आ सकता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी अगर ई आ जाए तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा? ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ई जो आप देखेंगे किस में परिवर्तित हो जाएगा? यहाँ पे आधे ये में परिवर्तित हो जाएगा। और द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा उसकी क्या लगेगी? यहाँ पे इसके साथ में मात्रा लगेगी। क्या लगेगी? यहाँ पे मात्रा लगेगी। यहाँ पे असमान स्वर का अर्थ देखिए,
असमान स्वर का अर्थ क्या है यहाँ पे? इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई और ई नहीं आएगा, क्योंकि अगर ई और ई आ गए तो किसका उदाहरण हो जाएगा? दीर्घ संधि का हो जाएगा। तो उ, री, ए, आई, और औ। ध्यान रखना कि असमान स्वर का अर्थ ये है यहाँ पे कि ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, उ और ऊ आ सकता है, री आ सकता है, ए आ सकता है, ऐ आ सकता है, ओ और औ, इनमें से कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पे आएगा क्या नहीं? यहाँ पे ई और ई नहीं आएंगे। ध्यान रखना, अगर ई और ई आ गया तो कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा? ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ई और ई है, ये किस में बदल जाएगा? ये में बदल जाएगा। वो भी कैसा? ये आधा, ये इसके नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। और जो असमान स्वर आ रहे हैं इनमें से जो कोई भी आता है तो इसकी मात्रा किस में जुड़ जाएगी? ए में जुड़ जाएगी। अगर ए आता है तो किस में बदल जाएगा? ये ए में बदल जाएगा। अगर ये के साथ में आ आता है, अगर द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण कोई आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा? यहाँ पे या में बदल जाएगा। ये के साथ में अगर ये आता है, ई आता है, ई तो आ नहीं सकता क्योंकि ई आते ही तो किस में चला जाएगा? ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि ऊ आएगा यहाँ पे तो किस में बदल जाएगा? छोटे यू में बदल जाएगा। ये के साथ में अगर दीर्घ ऊ आता है तो किस में बदल जाएगा? यू में बदल जाएगा। इस तरीके से इनकी द्वितीय जो होगा असमान स्वर यहाँ पे जो कोई आएगा उसकी मात्रा किस में लगेगी? ए में लगेगी। फिर आप देखेंगे ये के साथ में अगर ए आ जाए तो ये बनेगा, ये के साथ में क्या आ जाए? आई आ जाए तो ये की दो मात्राएं, ये के साथ में अगर ओ आ जाए तो यो बनेगा, और ये के साथ में अगर औ आ जाए तो यू बनेगा। तो देखना ध्यान की द्वितीय शब्द में जो हमने असमान स्वर लिखे उसकी मात्रा किस में लगेगी? ए में लगेगी। तो ए में असमान स्वर का अर्थ क्या होगा? यहाँ पे ई और ई नहीं आएंगे, बाकी जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे स्वर आ जाएंगे। और ई और ई से किसका निर्माण होगा? ये का निर्माण होगा। और ये के साथ में अगर ए आ रहा है तो ये बनेगा, और ए के साथ में आ रहा है तो या बन जाएगा। ऊ आ रहा है तो छोटा यू बन जाएगा, यू आ रहा है तो बड़ा यू बन जाएगा, ए आ रहा है तो आई बन, ए, आई, ओ, औ, इन चारों से आने से ए के साथ में इनकी मात्रा है जो लग जाएगी। फिर हम देखते हैं तो ई से किसका निर्माण हो रहा है? यहाँ पे आप देखेंगे आधे ये का, और ये जो रह वह इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब अगला देखना, ऊ और ऊ के साथ में कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर, वही बात यहाँ पे लागू हो जाएगी कि इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऊ और ऊ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बाकी जो बचे हुए सारे वर्ण, अब देखना यहाँ पे कौन कौन से वर्ण हमने देखा था। ये के साथ में कौन सा वर्ण नहीं आ रहा था? ई और ई नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं आएगा? यहाँ पे ऊ और ऊ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई और ई आ जाएगा। अब आएंगे कौन कौन से? यहाँ पे ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ऊ और ऊ नहीं आएंगे, और री भी आ सकता है, और ए भी आ सकता है, और आई, ओ, औ, ये सारे आ सकते हैं बस। लेकिन क्या नहीं आएगा? यहाँ पे ऊ और ऊ नहीं आएगा। और इस ऊ से निर्माण किसका होगा? यहाँ पे वह का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? और असमान स्वर की यहाँ पे क्या लग जाएगी? वह के साथ में, जैसे ये में मात्रा लगी थी वैसे वह में भी क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। अगर ए आ रहा है तो वह पूरा बन जाएगा, वह के साथ में अगर आ रहा है तो वाह बन जाएगा। फिर देखना, वह के साथ में अगर ई आ रहा है तो वी छोटा बन जाएगा, और वह के साथ में अगर दीर्घ ई आ रही है तो क्या बन जाएगा? दीर्घ ई बन जाएगा। ऊ और ऊ इसमें आएगा नहीं। वह के साथ में अगर ए आ रहा है तो क्या बन जाएगा? वह के साथ में अगर आई आ रहा है तो वही बन जाएगा। वह के साथ में अगर ओ आ रहा है तो वो बन जाएगा, और वह के साथ में अगर औ आ रहा है तो
वऊ बन जाएगा। तो ध्यान ये रखना है आपको कि ऊ से किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पे ऊ और ऊ से किसका निर्माण हो रहा है, वह का निर्माण हो रहा है। इसी तरह हम आगे देखते हैं तीसरा इसी के अंदर, अभी तो यण संधि के ही उदाहरण चल रहे हैं कि री के साथ में कोई भी असमान स्वर आता है, री के साथ में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो जो री है वो किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। ध्यान रखना कि री किस में बदल जाएगा, मैंने लिखवाया था संधि में, या तो दोनों वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा या पूर्व वर्त ये जो वर्ण होगा उसकी मात्रा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो री से किसका निर्माण होगा, रे का निर्माण होगा। तो वही बात यहाँ पे क्या नहीं आएगा, री नहीं आएगा, बाकी सारे वर्ण इसमें, सारे स्वर यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे क्या आ सकता है यहाँ पे, ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई, ऊ, ए, ऐ, ये सब आ सकते हैं। वही नियम इस पे लागू होगा जैसे हमने ये के साथ में देखा था कि अगले जो असमान स्वर आ रहे हैं उसकी मात्रा किस पे लग जाएगी, ए पे लग जाएगी। वैसे हमने ऊ के साथ में देखा था कि ऊ से किसका निर्माण हो रहा है, वह का निर्माण हो रहा है। असमान स्वर आएंगे उसकी मात्रा वह पे लग जाएगी। इसी तरीके से जो रे आ रहा है असमान स्वर इसके साथ में लगेगा तो इसकी मात्रा भी, जैसे रे के साथ में अगर ए आ रहा है तो रे बन जाएगा, और रे के साथ में अगर आ रहा है तो रा बन जाएगा, और रे आधा के साथ में द्वितीय शब्द की क्या आएंगी, ये मात्राएं आ सकती, कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सारे आ जाएंगे। एक एक वर्ण इनमें से कोई भी स्वर आ सकता है। ए आ इनमें से कोई भी एक स्वर आएगा, जैसे ई आ जाए तो क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। रे के साथ में दीर्घ ई आए तो दीर्घ ई बन जाएगा। फिर आप देखेंगे कि रे के साथ में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि रे के साथ में ऊ का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग है, कि छोटा रू है वो तो ऐसे लिखा जाता है। अब तक हमने इससे पहले के वर्ण जो देखे थे उसमें हमने क्या देखा, जैसे वह के साथ में अगर ऊ की मात्रा तो हम ऐसे लगाते हैं छोटे ऊ की, और बड़े ऊ की मात्रा को हम ऐसे लगाते हैं। लेकिन रे के साथ में ऊ की मात्रा है थोड़ी सी अलग तरीके से लगती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखना कि छोटा रू जो होगा उसमें सीधा लगेगा। अब रे के साथ में अगर दीर्घ ऊ आ जाए तो इसकी मात्रा होगी यहाँ पे गोल घुंडी के रूप में लगेगी। इन दोनों में अंतर है। हम कई बार शब्द लिखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है। तो आप देखना कि छोटा जो होगा उसमें किसी तरह की कोई मतलब गोल नहीं घूमा होगा, लेकिन अगर बड़ा ऊ लगाते तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे गोल घूम गया है। तो ध्यान रखना है। फिर अगर रे के साथ में ए आ जाएगा तो रे की एक मात्रा गिनी जाएगी, और रे के साथ में अगर ऐ आ जाए तो इसके ऊपर दो मात्रा लगेंगी। फिर आप देखेंगे कि रे के साथ में अगर ओ आ जाए तो रो बनेगा, और रे के साथ में अगर औ आ जाए तो रऊ की दो मात्रा लगेंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो निर्माण होगा, यानी ई से किसका निर्माण हो रहा है, ये का निर्माण हो रहा है, और ऊ से किसका निर्माण हो रहा है, वह का निर्माण हो रहा है, और री से किसका निर्माण हो रहा है, रे का निर्माण हो रहा है। तो आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि इसमें जो जैसे ये रे ले के हमें यहाँ पे हिंदी में कोई उदाहरण नहीं मिलते, संस्कृत में मिलते हैं। तो ध्यान रखना है कि इसमें तीन ही तरीके के शब्दों का निर्माण होगा, ये से संबंधित, वह से संबंधित और रे से संबंधित। तो ये कौन सी संधि होगी, ये हैगी यण संधि, और परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। इसमें से आपको परीक्षा में एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा यण संधि में से, ठीक है। क्योंकि स्वर नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको अर्ध स्वर कहा जाता है, इसलिए इनको यण स्वर संधि न करके सिर्फ हम यण संधि कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर अगला हम देखते हैं इसमें पांचवा जो है इसके अंदर अयाधि संधि। इसमें भी हम देखेंगे चार तरीके से नए शब्दों का क्या होगा, इसमें भी निर्माण होगा। जैसे ए के साथ में कोई भी असमान स्वर, वही बात यहाँ पे लागू होगी। असमान स्वर का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे ए नहीं आएगा, बाकी सारे स्वर आ जाएंगे। कैसे होगा, ए नहीं आएगा, बाकी सारे स्वर यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसका किससे निर्माण होगा, इससे ऐ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ऐ का निर्माण होगा। अब आप देखेंगे कि ऐ के साथ में कोई भी असमान स्वर आए
असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, आय बनेगा। और क्या नहीं आएगा यहाँ पे, ऐ नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे ओ के साथ में कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे औ बनेगा। यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा। ओ नहीं आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे ए से क्या बन रहा है, ऐ बन रहा है, और ऐ से क्या बन रहा है, आए। बस इसमें अंतर क्या आ गया, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है। और इसमें ओ से क्या बन रहा है, यहाँ पे औ बन रहा है। और इसी तरह औ से क्या बनेगा, यहाँ पे आओ बनेगा। तो आपको देखना ये है कि ए के साथ में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो क्या बन रहा है, ऐ बन रहा है। और ऐ के साथ में कोई भी असमान स्वर, असमान का अर्थ है कि सेम स्वर वहाँ पे नहीं आएगा। स्वर जो बाकी बचे हुए स्वर उनमें से कोई भी स्वर आ सकता है, तो उसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे आय बन जाएगा। क्या नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। फिर आप देखें ओ के साथ में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे औ बन जाएगा, इसमें ओ नहीं आएगा। फिर आप देखेंगे ओ के साथ में कोई भी असमान स्वर आ रहा है तो वो किस में बदल जाएगा, यहाँ पे आव में बदल जाएगा। तो ये जो स्वर संधि के हमने 5 भेद देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं हमने, इससे पहले एक बार जो हमने इसमें हम देखते हैं हाँ, ये देखना हमने स्वर संधि के भेद किए थे। संधि के हमने 3 भेद किए थे। कौन कौन से किए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं, 5 हैं। तो कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के उपभेद कितने हैं, तो आपको कितने बताने हैं, 5 बताने। ध्यान रखना, दीर्घ स्वर संधि में आप देखेंगे ए और आ के साथ में क्या आ जाए, ए और आ जाए तो क्या बन जाए, आ बन जाए। ई और ई के साथ में कोई भी ई और ई आ जाए तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनती है। और ऊ के साथ में कोई भी असमान स्वर आ जाए या समान स्वर, इसको सजातीय संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सजातीय स्वर संधि भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही जाति के स्वरों का क्या हो रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो आप देखेंगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है तो निर्माण किसका हो रहा है, दीर्घ ऊ का हो रहा है। परिणाम के रूप में आप देखेंगे कि निर्माण किसका हो रहा है, दीर्घ आ का हो रहा है, दीर्घ ई का हो रहा है, दीर्घ ऊ का निर्माण हो रहा है। तो दीर्घ संधि का अर्थ ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बड़े वर्णों का क्या हो रहा है, इसमें निर्माण हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि इसमें दूसरी संधि हमने देखी थी गुणस्वर संधि। गुणस्वर संधि में भी 3 तरीके से शब्दों का निर्माण होता है। कौन कौन से होता है कि ए और आ के साथ में अगर ई और ई आ जाए तो किसका निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा। ए और आ के साथ में अगर ऊ और ऊ आ जाए तो किसका निर्माण होगा, ओ का निर्माण होगा। ए और आ के साथ में अगर री आ जाए तो किसका निर्माण होगा, यहाँ पे अर का निर्माण होगा। तो ध्यान रखना कि जो ए ऐ ओ औ इनको विजातीय स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि 2 स्वरों के मेल से इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो आप अगली संधि जो हम देखेंगे, अगली जो देखी थी हमने वृद्धि स्वर संधि देखी थी। ए और आ के साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे ए और ऐ आ रहा है तो किसका निर्माण हो रहा है, ऐ का निर्माण हो रहा है। ए और आ के साथ में अगर ओ और औ आ रहा है तो किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पे औ का निर्माण हो रहा है। तो इसमें 2 तरीके से शब्दों का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा। फिर आप देखेंगे यण स्वर संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर संधि है ये, कि इसमें हमने देखेंगे 4 तरीके से शब्द आते हैं, ये व र और ल। लेकिन ये जो है ये संस्कृत भाषा में मिलता है, हिंदी में इसका उल्लेख नहीं मिलता। तो आप देखें कि यण जो स्वर संधि ई और ई के साथ में अगर कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान यानी कि ई और ई नहीं आएगा, क्योंकि अगर ई और ई आ जाता है तो दीर्घ संधि का वो क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो ई यण संधि में ई और ई से किसका निर्माण होगा, आधे ये का निर्माण होगा। किसके होगा, आधे ये का निर्माण होगा, यानी स्वर रहित होगा, इसमें स्वर नहीं होगा। द्वितीय शब्द के में जो प्रथम वर्ण होगा उसमें जो आरंभिक मात्रा आएगी वो किस में लग जाएगी, ए में लग जाएगी। तो फिर उसमें देखेंगे कि ई और ई के साथ में असमान स्वर है, यानी कि ई और ई नहीं आएंगे, बाकी ए आ सकता है, आ सकता है, ऊ और ऊ आ सकता है, री आ सकता है, ए ऐ ओ औ
इनमें से कोई भी आ सकता है। तो फिर आप देखें कि ये के साथ में अगर ए आ रहा है तो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये कैसा बनाया हमने, आधा बनाया, स्वर रहित बनाया है। द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की जो मात्रा होगी वो किस में लग जाएगी, ए के साथ में जुड़ जाएगी। ए के साथ में ए की मात्रा जुड़ते क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आ जुड़ते या बन जाएगा। और ई तो इसमें जुड़ेंगे नहीं क्योंकि दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ऊ जुड़ेगा तो यू बन जाएगा, और दीर्घ ऊ जुड़ेगा तो दीर्घ यू का निर्माण हो जाएगा। फिर ए, ऐ, ओ और औ जुड़ते ही इसका यो इसमें जो है इनकी मात्रा लगते ही ये कैसा हो जाएगा, इनकी मात्रा को ग्रहण कर लेगा। फिर आप देख रहे हैं अगला जो है ऊ और ऊ असमान स्वर आएंगे, तो ऊ और ऊ से किसका निर्माण होगा, व का निर्माण होगा। तो ऊ और ऊ नहीं आएंगे, क्या नहीं आएंगे, वहाँ हमने देखा था ए और ई नहीं आ रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊ और ऊ नहीं आ रहा, क्योंकि ऊ से किसका निर्माण हो रहा है, आधे व का निर्माण हो रहा है। अब द्वितीय शब्द में जो असमान स्वर आएंगे उसकी मात्रा लग जाएगी तो वह किस में बदल जाएगा, अगर ए आ रहा है तो वह बन जाएगा, आ रहा है तो वाह बन जाएगा, ई आ रहा है तो वी बन जाएगा, और दीर्घ ई आ रहा है तो दीर्घ वी बन जाएगा। फिर वे बन जाएगा, वही, वो और वो, इन चारों की मात्रा लगते ही क्या हो जाएगा, वह पूर्ण बन जाएगा। ध्यान ये रखना है कि ऊ से किसका निर्माण हो रहा है, आधे व का निर्माण हो रहा है। द्वितीय शब्द में जो भी मात्रा आएगी वो व को क्या करेगी, पूर्णता प्रदान कर देगी। फिर हम देख रहे थे आगे री के अगर असमान स्वर, री से भी किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पे आधे र का निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है, आधे र का निर्माण हो रहा है। तो री में आप देखेंगे कि असमान स्वर का अर्थ है यहाँ पे री नहीं आएगी, बाकी ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ इनमें से कोई भी आ सकता है। र के साथ में अगर ए आ रहा है तो र बनेगा, आ रहा है तो रा बनेगा, री आ रहा है तो छोटी ई, और दीर्घ आ रहा है तो दीर्घ ई बनेगी, और ऊ आ रहा है तो दीर्घ ऊ रू बनेगा। ध्यान रखना कि रू को छोटे को ऐसे लिखा जाता है, दीर्घ ऊ को इसकी मात्रा, इसमें जो ऊ की जो मात्रा लगती है उसमें वो ऐसे लगेगी, क्योंकि जो गोल नहीं घूम रहा वो छोटा रू होता है, और बड़ा रू आते इसमें ये गोल घूम जाता है। फिर रे, रई, रो, रऊ, इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे रे का निर्माण हो गया। इतना ध्यान रखना कि री से सिर्फ आधे रे का निर्माण होगा, बाकी पूरे रे का निर्माण नहीं होगा। फिर हमने देखा था अयादी स्वर संधि। अयादी में हमने देखा 4 तरीके से शब्दों का निर्माण होगा। कैसे होगा कि ए के साथ में कोई भी असमान स्वर आता है, यानी कि ए के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी असमान स्वर आएगा, यानी ए नहीं आएगा तो किसका निर्माण होगा, ऐ का निर्माण होगा। फिर ऐ के साथ में कोई भी असमान स्वर आए, यानी कि ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, दीर्घ ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, दीर्घ ऊ भी आ सकता है, ए आ सकता है, लेकिन ऐ नहीं आएगा। ऐ नहीं आएगा तो ओ और औ भी आ सकते हैं, तो बनेगा क्या यहाँ पे, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय बनेगा। ओ के साथ में कोई भी असमान स्वर आता है, यानी कि ओ के साथ में कोई भी असमान स्वर आता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे औ बनेगा। और औ के साथ में कोई भी असमान स्वर आए तो यहाँ पे क्या बनेगा, आव बनेगा। ये थी संधि की एक सामान्य रूपरेखा कि संधि में हमने देखा था कि संधि कौन सी भाषा का शब्द है, संधि विच्छेद क्या होगा, संधि शब्द में संधि कौन सी है, संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं। फिर हमने स्वर संधि की 5 उपभेद देखे, बहुत ही महत्वपूर्ण उपभेद हैं। इनमें से कई बार परिभाषा भी पूछ ली जाती है, कई बार शब्द भी दे दिए जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ण का निर्माण जो होगा कौन 2 वर्णों के योग से होगा। तो ये सामान्य एक रूपरेखा थी। अब हम स्वर संधि की क्या देखते हैं, यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। जहां 2 स्वरों के निकट आने से, निकट या परस्पर मेल से नए स्वर का निर्माण होता है, वहाँ स्वर संधि होती है।
कि जहाँ दो स्वरों के निकट या परस्पर मेल से नए स्वर का जहाँ निर्माण होता है वहाँ पे कहाँ होगी, वहाँ पे यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी कैसा होगा, स्वर के रूप में होगा। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी कैसा होगा, स्वर के रूप में होगा। फिर हमने इसके 5 उपभेद देखे थे। कौन कौन से देखे थे हमने? एक तो देखा था दीर्घ स्वर संधि, फिर हमने देखा था गुण स्वर संधि, फिर तीसरा हमने देखा था वृद्धि स्वर संधि, फिर चौथा हमने देखा था यण संधि, और 5वां देखा था अयाधि संधि। ये 5 हमने संधि के, स्वर संधि के हमने क्या देखे थे? उपभेद देखे थे। पहला हम देखते हैं यहाँ पे